राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कुमार नृत्य का रसवह स्रोतस की व्याधियाँ कौन कौन सी हैं वो हम देखने जा रहे हैं। रसवह स्रोतस में पहले जो बीमारी है वो है ज्वर, जिसे हम फीवर या पायरेक्सिया कहते हैं। दूसरा है पांडु, जिसे हम एनीमिया कहते हैं। तीसरा जो है वो है मृदु क्षण जन्य पांडु, जिसे हम पाइका कहते हैं। उसके बाद बस ये 4 व्याधि हैं। तो पहला है फीवर का मतलब होता है ज्वर, जो कि होता है ज्वरम प्रत्येकम लिंगम संघात देहमनानस। द कार्डिनल फीचर ऑफ ज्वर इज इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, इरिटेशन एंड एंग्विश ऑफ द माइंड। मतलब कि पित्त के दोष के बढ़ जाने से जो हमारे दिमाग पे चढ़ जाता है वो ज्वर होता है। बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है जिससे हमारा तापमान बढ़ जाता है। पर्याय होते हैं व्याधि, आतंक, विकार या रोग, कुछ भी कह सकते हैं हम इसे। निदान है अहितकर आहार विहार, गुरु शीत स्निग्ध आहार विहार, अधिक चणक संक्रमण से हो जाता है स्तन्य दोष, संक्रमण और अजीर्ण। दंतोभव काल, जब बच्चों के दांत निकलते हैं तब वह हो जाता है। और ऋतु संधि संप्राप्ति, हमने तान का सेवन किया, पित्त प्रकोप हुआ, पित्तजन्य व्याधि है। उसके बाद अमाशय ग्रहणी संचित हुआ, अग्नि मांद हुआ, पित्त दुष्टि हुई, आहार रस वैषम्य हुआ, सर्व शरीर में हुआ, रस धातु की दुष्टि हुई, फिर स्वेद व स्रोतस में अवरोध आया, संताप हुआ, हमें ज्वर हो गया। पूर्व रूप है क्लम विवरणता वायरस से, जृंभा यानी कि वातज से जो होता है, अधिदाह पित्तज से होता है, अरुचि कफत से होता है। ठीक है। उसके बाद लक्षण है संताप है, अरुचि, तृष्णा, रोदन, आहार द्वेष, दुर्बल्य, अंगसाग। अगर हम भेद की बात करें तो निज और आगंतुक 2 प्रकार के होते हैं, या फिर अगर हम सनिपातज की तरह से देखें तो 4 प्रकार के होते हैं, सतत, संतत, अधि उसके बाद अगर हम आगंतुज देखें तो अभिघातज होता है, अभिसंगज होता है, अभिचारज होता है, अभिशाप होता है। वात पित्त और कफ, वात कफ, वात पित्त और पित्त कफ, ये तो होते ही होते हैं। उसके बाद अगर 2 देखोगे तो सौम्य और आग्नेय, एक शीत से होता है और एक शीत से और एक अग्नि से, दृष्टि से होता है। दूसरा अगर हम 2 की बात करेंगे तो ऐसे ही 2 भी होता है, प्रबल, अवर, ऐसे करके कई सारे ज्वर बताए रखे हैं। चिकित्सा में हम इसमें बालवत चतुर्भुज चूर्ण दे सकते हैं, रस दे सकते हैं तुलसी स्वरस के साथ। इसमें मधु भी हो, बालक रस दे सकते हैं, बालक स्वर कुछ रस दे सकते हैं, बाल रोगांत रस दे सकते हैं, बाल संजीवनी वटी दे सकते हैं, कटुपी चूर्ण को मधु के साथ दे सकते हैं। फीवर और पायरेक्सिया क्या होता है ये डिफाइन किया जाता है, हैविंग टेम्परेचर अबव द नॉर्मली जो बॉडी टेम्परेचर होता है 97 डिग्री सेल्सियस, उससे बढ़ा हुआ जो टेम्परेचर आ रहा है वो हमारा फीवर है, पायरेक्सिया। सिम्टम्स में इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर अबव द नॉर्मल, स्वेटिंग, चिल्स, शिवरिंग, हेडेक, मसल पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, इरिटेबिलिटी, डिहाइड्रेशन, जनरल वीकनेस। टाइप्स में 2 तरीके के होते हैं, कंटिन्यूस और इंटरमिनेटेड। कंटिन्यूस फीवर जो नॉर्मली थ्रू आउट द डे और डज नॉट फ्लक्चुएट मोर देन 1 डिग्री से कभी बढ़ता नहीं है 24 आवर 24 घंटे में, जैसे लॉटर निमोनिया फीवर हो गया, टाइफाइड फीवर हो गया, मेंजेनाइटिस फीवर हो गया, यूटीआई हो गया। इंटरमिनेट फीवर की अगर मैं बात करूँ, टेम्परेचर इज प्रेजेंट फॉर अ सर्टेन पीरियड आफ्टर विच इट रिटर्न्स टू बैक टू नॉर्मल, मतलब बुखार आया पर अपने आप ही नॉर्मल हो गया। तो ये भी 4 तरीके के होते हैं, क्वार्टेडिनन फीवर, टेरिटन फीवर, क्वार्टिन फीवर और मैरामिनेट फीवर। क्वार्टिडोयन फीवर जो होता है ड्यूरेशन फीवर के 24 घंटे है। एग्जाम्पल ये प्लाज्मोडियम फैसिलिफॉर्म, प्लाज्मोडियम नॉलेविस, मलेरिया, जो मलेरिया में फीवर हम नॉर्मली देखते हैं वो ये वाला होता है। फैल्सिफॉर्म में भी मलेरिया, टाइफाइड वगैरह में यही फीवर देखने के लिए मिलते हैं। टर्शियन फीवर होता है जिसमें कि ड्यूरेशन फीवर 48 घंटे का होता है। एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम वाइडेक्स, प्लाज्मोडियम ओवल, मलेरिया। उसके बाद क्वाड्रेंट फीवर होता है, ड्यूरेशन ऑफ फीवर 72 आवर्स का, मतलब 3 दिन का होता है। इसमें प्लाज्मोडियम, मलेरिया, मलेरी
मलेरिया होता है। एग्जाम्पल, रेमिनेंट फीवर जो होता है वो टेम्परेचर रिमेन्स अबव नॉर्मल थ्रू आउट द डे एंड फ्लक्चुएट्स मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल है इन्फेक्टेड एंडोकार्डियोसिस, ब्रूसोलोसिस। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स देते हैं, आईवी फ्लूइड चढ़ाते हैं, मेंटेनेंस हाइजीन की करें, एडिक्वेट रेस्टिंग करें। हाइपरपेरेक्सिया इज अ फीवर विच with an extreme elevation of the body temperature greater than 106 डिग्री फ़ारेनहाइट और 41.5 डिग्री सेल्सियस से अबव जितना भी टेम्परेचर आएगा वो सब हाइपर पायरेक्सिया में आएगा, जो दिमाग पे बुखार चल जाता है। इट इज़ अ कंसिडर एज अ मेडिकल इमरजेंसी एज इट में इंडिकेट्स अ सीरियस अंडरलाइन कंडीशन और लीड टू सिग्निफिकेंट कॉम्प्लिकेशन। हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया एक एग्जाम्पल है हाई बॉडी टेम्परेचर के। ये फीवर नहीं है, ये कुछ सेवरल कंडीशंस में, जैसे हार्ट स्ट्रोक हो रहा है या न्यूरोप्लॉटिक है या मैलिग्नेंट सिंड्रोम है, मैलिग्न हाइपरथर्मिया है, कोकेन की वजह से बॉडी का अपने आप टेम्परेचर बढ़ जाना, कोई अल्कोहल ले तो उसके बाद भी अपने आप बॉडी के टेम्परेचर का रेज हो जाना हाइपरथर्मिया कहलाता है। पांडु या एनीमिया, पांडु जो होता है वो सबको पता है, एनीमिया क्या होता है? सिकल सेल एनीमिया हम सब ने पढ़ा है। पांडु जो होता है वो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे बॉडी का कलर कैसा हो जाता है? पेल हो जाता है, पीली पड़ जाती है स्किन। निदान क्या है? क्षार है, अम्ल, लवण, अतिउष्ण, विरुद्ध आहार विहार, साथ में भोजन का ना करना, निष्पावम मांस, पुण्यात कति तेल का सेवन करना, निषेधवात, ठीक है, मांस खाना, ठीक है, ये सब करना क्या है? मांस मतलब उड़द की दाल का सेवन करना ज़्यादा, ये सब पांडु रोग का निदान है। गधे करना, दिवस स्वप्न करना, अधिक मैथुन करना या प्रतिकर्म, कोई भी काम ज़्यादा करना और कोई काम कर दो, जैसे प्रतिकर्म अपनी क्षमता से जो ज़्यादा क्या करना, काम कर लेना, ठीक है। वमन, वेगों को रोकना, विधारणात्, वेगों को रोककर उन्हें धारण करना, ठीक है, काम करना, चिंता करना, क्रोध करना, ठीक है, ये सब काम निदान है इसका, ठीक है। संप्राप्ति है, निदान सेवन किया, पित्त प्रकोप हुआ, हृदय स्थान में पीड़ा होगी, ठीक है, रस धातु की दुष्टि होगी, फिर उससे रक्त की दुष्टि होगी, ठीक है। पहले रस है, उसके बाद रक्त है और पांडु दुष्टि हो जाएगी। पूर्व रूप की अगर मैं बात करूँ तो इसमें है हृदय स्पंदन, त्वक रुक्षता, श्रम, मृदुभक्षण, पिपास, अरुचि, हृदयास, दहा, अंग गौरव। लवण की लक्षण की मैं बात करूँ, पांडुत्व, श्वेतवर्ण, नख, अक्ष, मुख, ओष्ठ, तालु, ओजशय, दुर्बल, रक्त एंड मेद और मेद, क्षय, अरुचि, श्वास, नाभि प्रदेश, शोथ, अग्नि, साधु का भेद 5 प्रकार का हो गया। पहला वात, पित्त, कफ, सनिपातक और मृदुक्षण जन्य। चिकित्सा, बाल चतुर्भुज चूर्ण आप सब में दे सकते हो, मंडूर भस्म, पुनर्नवा मंडूर, सप्तामृत लेह और लेहो आसव। एनीमिया क्या है? ये एक ऐसी डिजीज़ है जहाँ पे टोटल अमाउंट ऑफ आरबीसी और हीमोग्लोबिन कम हो जाता है बॉडी में, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज अ लोअर्ड एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन। ये ऐसे भी डिफाइन किया जा सकता है कि जो हमारी ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो ब्लड में कम होने लगे, ठीक है। अगर हम नॉर्मली जो हीमोग्लोबिन की वैल्यू देखें तो बर्थ के टाइम पे कितनी होनी चाहिए, प्यूबर्टी वगैरह के पे कितनी होनी चाहिए, तो दे रखी है। बर्थ पे जो 14 से 20 ग्राम पर DL है, पर अगर हम, ठीक है, उसके बाद 1 साल तक, बर्थ से लेके 1 साल तक 11 से 13 लीटर होना चाहिए, ठीक है, ग्राम पर DL। 1 से 4 साल तक 11 से 13 होना चाहिए, 4 से लेकर प्यूबर्टी तक भी इतना ही होना चाहिए। प्यूबर्टल फीमेल जो 12 से 16 होना चाहिए, प्यूबर्टल मेल में 14 से 18 होना चाहिए। उसके बाद है कॉजेज़ है, डिक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, विटामिन B12 है, आयरन, फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, रीनल फेलियर, बोन मैरो डिजीज। इंक्रीज इन आरबीसी डिस्ट्रक्शन जॉइंटिस की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से हो जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से होता है। वाइटेटेड आरबीसी और हीमोग्लोबिन क्यों होता है? क्योंकि थैलेसीमिया होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, ठीक है। ब्लड लॉस में ट्रॉमा, सर्जरी, GI ब्लीडिंग, हम गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ब्लीडिंग, इसमें ये हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट की मैं बात करूँ तो
सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स या कॉम्प्लिकेशन, तो पेलर होगा, वीकनेस होगा, फैटिक, मेलाइज, पुअर कंसंट्रेशन, डिस्टोपिया, डिजीनेस, स्प्लीनोमेलागी, एंजाइना, palpation, jaundice, tachycardia, heart failure, repeated stomatitis may be due to folic acid deficiency, angular stomatitis may be due to iron deficiency। तो यहाँ पे दो तरीके के स्टोमेटाइटिस दिए हैं, रिपीटेड और एंगुलर। रिपीटेड जो होता है वो फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और एंगुलर जो होता है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर मैं क्लासिफिकेशन की बात करूं तो इसमें कई तरीके के 8 तरीके के बताए गए हैं। पहला है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जिसमें क्या होगा, ब्लड में जो आयरन की डेफिशिएंसी होती है वो कम हो जाती है, तो इट इज़ कॉज ड्यू टू द इनसफिशिएंट डाइटरी इंटेक और एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। इन्फेंट, टॉडलर्स एंड प्रेग्नेंट वुमेन हैव हायर रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन एंड देयरफॉर ईजियर प्रोन टू डेवलप आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट मे कॉज एंगुलर स्टोमेटाइटिस। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो होता है वो आयरन की कमी से हो जाता है। ये दो लोगों में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। पहला तो बच्चे हो गए और दूसरे प्रेग्नेंट लेडी हो गई। तो उससे क्या होता है कि जिससे इन्हें जल्दी आयरन की कमी हो तो उससे जल्दी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। इसमें अगर आयरन की कमी होगी तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस भी हो सकता है। मैगुलैटिक एनीमिया है, मैगलो ब्लास्टिक एनीमिया है, तो इट इज़ ड्यू टू आइदर विटामिन B12 की वजह से होगा या फॉलिक एसिड की वजह से डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगा, या दोनों की डेफिशिएंसी की वजह से हो जाएगा। डेफिशिएंसी में अकर ड्यू टू द इनएडिक्वेट इनटेक और इनसफिशिएंट एब्जॉर्प्शन, या तो उनका प्रॉपरली एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है हमारी ब्लड के अंदर, या फिर कोई कमी है हमारी बॉडी में जिसकी वजह से इनका एब्जॉर्प्शन या सफिशेंट जो उनकी अमाउंट है वो हमारे शरीर में हम पूरा उसको नहीं दे पा रहे हैं। इसलिए पेरिनीशियस एनीमिया क्या होता है, इट इज़ कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर विच इज़ रिक्वायर्ड टू एब्जॉर्ब विटामिन B12। अगर इसमें भी विटामिन B12 आया है कि प्रॉपरली एब्जॉर्ब नहीं होगा विटामिन B12 तो ये हो जाएगा। लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर मे बी ड्यू टू एन ऑटोइम्यून डिजीज विच टारगेट्स द इंट्रिंसिक फैक्टर, डाइटरी और द पैराइटल सेल दैट प्रोड्यूस इंट्रिंसिक फैक्टर। मैक्रोसाइटिक एनीमिया कॉज बाय द रिमूवल ऑफ द फंक्शनल पोर्शन ऑफ द स्टमक। अगर हम किसी भी स्टमक के फंक्शनल पोर्शन को निकाल देंगे तो हमें ये एनीमिया हो जाएगा। सच एज द गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी, जो गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी से लीड करते हैं उनको ये एनीमिया हो जाता है। लीडिंग टू रिड्यूस विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन, अदर कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म और एल्कोहलिज्म। तो क्या होगा, अगर जो लोग एल्कोहल लेते हैं उनके म्यूकस मेम्ब्रेन जो होती है वो जल्दी बर्न हो जाते हैं, जिससे कि विलाई जो होती है वो आगे खाने को नहीं प्रोड्यूस कर पाती और विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो पाता प्रॉपरली, इसलिए। नेक्स्ट मैं बात करूँ नॉर्मोसाइटिक एनीमिया की, तो इट अकर्स व्हेन द ओवरऑल हीमोग्लोबिन लेवल इज डिक्रीज बट द RBC साइज रिमेन्स नॉर्मल। इसमें क्या होता है, नॉर्मली देखा जाता है कि जहाँ पे एनीमिया होगा वहाँ पे जो RBC का साइज़ होता है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होता है, इट अकर्स व्हेन द ओवरऑल पूरा तो हीमोग्लोबिन कम हो गया है, डिक्रीज़ हो गया, पर यहाँ पे क्या है, डिक्रीज़ तो हुआ है लेकिन उसमें सेल की जो शेप है वो चेंज नहीं हुई है। एप्लास्टिक एनीमिया एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है जहाँ पे बोन मैरो अफेक्ट करता है और बॉडी फेल करती है टू प्रोड्यूस ब्लड सेल इन सफिशिएंट नंबर। ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो बाय द स्टेम सेल्स, ये सबको पता है। और स्टेम सेल्स निकाल के हम एक ऐसा, और अगर स्टेम सेल्स निकाल के हम उसे सालों तक रख के उसके अपने जैसा ही दूसरा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया कॉजेज द डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड सेल टाइप्स RBC, वाइट सेल्स एंड प्लेटलेट्स। हीमोलाइटिक एनीमिया है एनीमिया ड्यू टू द हीमोलिसिस, द एबनॉर्मल ब्रेकडाउन ऑफ रेड ब्लड सेल्स RBC आइदर इन द ब्लड वेसल्स और एल्सवेयर इन द ह्यूमन बॉडी, यूजुअली इन द स्प्लीन। सिकल सेल एनीमिया सबको पता है, RBC जो होगी वो नॉर्मल हीमोग्लोबिन इजीली ट्रांसपोर्टेड टू द ब्लड स्ट्रीम ड्यू टू द राउंडेड शेप एंड फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी शेप अपने आप चेंज हो जाती है। इन सिकल सेल एनीमिया सिकल शेप के हो जाते हैं, इसीलिए इसे सिकल सेल एनीमिया कहते हैं, क्योंकि जो हमारे सेल्स होते हैं वो सिकल की तरह हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है। स्टिकी एंड मोर स्टिफ ड्यू टू द डिक्रीज फ्लो ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज एज वेल रिजल्ट इन एनीमिया। इन्वेस्टिगेशन अगर मैं बात करूँ तो ब्लड स्मीयर है, इसमें एग्जामिनेशन होता है, सीरम आयरन लेवल, हीमोग्लोबिन टेस्ट, बोन मैरो
एस्पायरेशन और बायोप्सी होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन द कॉजेटिव फैक्टर, आयरन ड्रॉप फॉर इन्वेंट, लिक्विड्स, टैबलेट्स फॉर ओल्डर चिल्ड्रन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूशन, मेडिसिन फॉर इन्फेक्शंस, फॉर बोन मैरो स्टिमुलेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की बात करें मृदुक्षण जन्य पांडु। तो मृदुक्षण जन्य पांडु क्या होता है? ये वन टाइप ऑफ पांडु है स्पेशली कॉज ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ मृतिका, अर्थात मड, सॉइल, क्ले, इन सब के बच्चे जो खाते हैं उनसे ये पांडु हो जाता है। लक्षण है व्यवहार है दुर्बल्य, इंद्रिय दौर्बल्य, ओज, क्षय, अग्नि, मंद और आपका क्रमी। ठीक है, संप्राप्ति की मैं बात करूँ तो मृतिका भक्षण, हमने मृतिका जिसने भी मट्टी खाई, आहार रस दुष्टि हुआ, स्रोत अवरोध हुआ, धातु पोषण अभाव हुआ, इंद्रिय बल वर्णनाश हुआ, अग्नि मंद, ओजक्षय हुआ, रक्त मांस त्वक, जितने भी हमारे क्या थे धातु थे, सप्त धातु में से रस को छोड़कर सब दुष्टि हो गया और मृत्युषर्जन पांडु हो गया। कषाय मृतिका वात प्रकोप होती है, क्षार मृतिका पित्त प्रकोप होता है और मृदु मृतिका कफ प्रकोप होता है। इसमें हम क्या क्या देते हैं? वंशलोचन दे सकते हैं, निदान परिवर्जन करेंगे, सिद्ध घृत देंगे, जैसे पाठा हो गया, विडंग, हरिद्रा, मुस्तक, भरंगी, पुनर्नवा, बिल्व, त्रिकटु का घृत। सिद्ध घृत कौन से दोगे? नाग के सद का दोगे, यष्टि, मधु, पीपली, दूर्वा घृत और पांडु चिकित्सा करेंगे। पाई का क्या होता है? ईटिंग डिसऑर्डर टिपिकली डिफाइंड एज परसिस्टेंट इंजेक्शन ऑफ नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस फ्रॉम एटलीस्ट 1 मंथ। 1 महीने से कोई भी बच्चा जो मिट्टी खाता है या कोई भी नॉन न्यूट्रिटिव चीज़ खा रहा है वो क्या कहलाता है? पाइका कहलाता है। कॉज क्या है? मिनरल डेफिशिएंसी हो जाएगी, ब्लड में माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, हुक वॉर्म इन्फेक्शन हो जाएगा। सिम्टम्स है एपेटाइट फॉर सब्सटेंस सच एज मड, पीसेस, यूरिन, वॉमिट, रॉ पोटैटोज, ग्लास, आइस एक्सेट्रा। उसके बाद टाइप क्या है? एमाइलोप्लेगिया, इंटेक ऑफ प्यूरिफाइड स्टार्च, गैमीप्लोगिया, इंटेक ऑफ रॉ पोटैटोज, और पोटैटो मतलब आलू को कच्चा खाना, कॉर्नियोप्लेगिया, इंटेक ऑफ फीसेस, यूरोफेगिया, इंटेक ऑफ यूरिन, एम्फोफेगिया, इंटेक ऑफ वॉमिट, हाइपोप्लेगिया, इंटेक ऑफ ग्लास, प्लूमोफोगिया, इंटेक ऑफ लेड और पैगोफोबिया, इंटेक ऑफ आइस। कॉम्प्लिकेशन क्या है? अनीमिया होगा, इंटेस्टिनल अब्जॉर्प्शन होगा, पॉइजनिंग भी हो सकता है, माल न्यूट्रिशन होगा, ऑटिज्म होगा, वॉमिटिंग होगी, डायरिया होगा, इम्पेयरमेंट ऑफ द मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। ट्रीटमेंट में है सप्लीमेंटेशन ऑफ डाइट, डेफिशिएंट न्यूट्रिशन, होलसम डाइट और डिवॉर्मिंग थेरेपी। नेक्स्ट है रक्त व स्रोतस जो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए